नमस्कार, म निर्दोषिका एसके लाइभमा यहाँलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, आफूलाई सिक्किम निवासी बताउने अनि हालमा सिलगढीको डागापुरमा बस्दै आइरहेकी गीता शर्मा नामक एकजना महिलाले आफूलाई झुटो केसमा फसाएको अनि आफ्नो नानीहरू होममा लगेको छ भनेर रुँदै आफ्नो नानीहरू आफूलाई दिनुपर्ने माग गर्दै सिक्किमका मुख्यमन्त्री पीएस गोलेलाई मद्दतको निम्ति गुहार लगाएको एउटा भिडियो सार्वजनिक गरिएको छ। यसैको वास्तविक सत्यता बुझ्न आज हाम्रो एसके लाइभ टोली गीता शर्मा हालमा बस्दै आएको डागापुरको पिन्टेल भिलेजको विपरीत शारदा स्काई राइज अपार्टमेन्टमा पुग्यौं। उक्त विषयमा गीता शर्मासँग कुराकानी गरिरहँदा हाम्रो एसके लाइभ टोलीमाथि त्यसै अपार्टमेन्टमा बस्दै आइरहेकी एकजना महिलाले क्यामेरा अफ गर्नु भन्दै क्यामेरा खोज्ने, बुम खोज्ने अनि एसके लाइभ टोलीमाथि हमला समेत गर्ने कोसिस गरेकी छन्। सेटली मेरो पूरा सेटली मेरा नाम क्यों लिया जा रहा है? मेरा नाम क्यों है? मेरा नाम क्यों लिया जा रहा है यहाँ पे? मैं अभी फोन कर रही हूँ। आपका नाम नहीं लिया है। आपका कोई भी नाम नहीं लिया है। यस्ता विभिन्न बाधाहरू आए बापत पनि हामीले आफ्नो कार्यलाई निरन्तरता दिँदै तपाईहरुको समक्षमा घटनाको वास्तविक सत्यता खुलाउन गइरहेका छौं। यस्तो वास्तविक सत्यता जसले तपाईहरुलाई आश्चर्यचकित बनाउनेछ। आज दिनभरि यस घटना विषयमा वास्तविक सत्यता खोज्ने क्रममा हामीले के सुन्यौं, बुझ्यौं भन्ने विषयमा त तपाईहरुलाई विस्तृत रूपमा जानकारी गराउने नै छौं। हामी कसैलाई निर्दोष, कसैलाई दोषी त भन्न सक्दैनौं, तर एकजना आमाबाट दुधमुखी बालक खोसेर टाढा राख्नु कतिको सही हो त? त्यो पनि मानसिक रूपमा बिरामी नानी। एउटा नानीलाई आमाको कोख र काग भन्दा पर कहाँ होला त सुरक्षित स्थान? आमा पुलिस कस्टडीमा भएको बेला नानीलाई होममा पुर्याउन त सही नै होला, तर आमा कस्टडीबाट छुटेर बारम्बार आफ्नो नानीहरू फिर्ता माग्दा पनि किन दिइएको छैन त? यदि होमबाट नानीहरू निकाल्ने कुनै सिस्टम भए जनमानसको सुरक्षामा खटिरहेको पुलिस प्रशासनले किन तिनलाई सहयोग गरिरहेका छैनन् त? हामी एसके लाइभको तर्फबाट न्याय साथै प्रशासनलाई यही प्रश्न छ कि एउटा आमाबाट आफ्नो नानीलाई टाढा राख्नु कतिसम्म न्यायसङ्गत छ त? हालमा गीता शर्माको एउटै माग आफ्नो छोरा अनि छोरी पाऊँ भन्ने रहेको छ। तिनले बातचितको क्रममा नै रुँदै आफ्नो छोरी मानसिक रूपमा अस्वस्थ समेत रहेको अनि छोराको परीक्षा समेत चलिरहेको बताएकी छन्। यसको साथै तिनले के भने त अन्य कुराहरू यो हामी यहाँलाई तिनकै मुखबाट सुनाउने छौं। साथै यो घटनाले कहाँ गएर के परिवर्तन निम्त्याउने छ त भन्ने विषयमा पनि यहाँहरूले अन्त्यसम्म पर्खनु पर्ने छ। यस घटनालाई लिएर हामीले गीता शर्माका श्रीमान, पुलिस अधिकारी, सेक्युरिटी गार्ड, छिमेकी लगायत ह्युमन राइट्सका प्रतिनिधिहरूसँग पनि कुराकानी गरी घटनालाई चौतर्फी रूपमा बुझ्ने कोसिस गरेका छौं। सर्वप्रथम पत्रकार सामु बिलाउन गर्दै के भन्छिन् त गीता शर्मा, सुन्नुहोस् तिनकै मुखबाट। म गीता शर्मा, डटर अफ लेट योगेन्द्र शर्मा, पर्मनेन्ट रेसिडेन्स मामरिङ साउथ सिक्किम। शारदा स्काई राइज 6 फ्लोर ए साइटमा बस्छु, दागापुर। र 30 तारिकको दिन जुन मेरो घटना भएको थियो, त्यो सिक्युरिटी गार्डको लिएर घटना भएको थियो। र 30 तारिकभन्दा अगाडि करिबन अक्टोबर महिनादेखि मलाई हेरेसमेन्ट गरेर आइरहेको थियो। र हेरेसमेन्ट गरेर आइराख्दा मैले लगातार मैले यहाँनिर सोसाइटीमा पनि मैले कम्प्लेन गरेको छु बाई वाट्सएप थ्रु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ बाई डेट, ताकि म आउँदाखेरि मेरो गेट बन्द गरिदिएर नानीहरू 2जना नानीसँग म घरभित्र पस्न आफ्नो घरमा आउन सकेको छुइनँ। त्यसको बाद पनि मलाई के इन्फर्मेसन, घरमा आउँदाखेरि कुनै इन्फर्मेसन सोद्धा पनि मलाई इन्फर्मेसन दिएको छैन। र मैले लगातार सोसाइटीलाई पुरा लेटरमा लेखेर दिएँ। म घरमा प्रेसिडेन्ट सेक्युरिटीको घरमा गएँ ताकि मलाई यस्तो अन्याय भइरहेछ, यस्तो भएको छ, गार्डको उपरमा एक्सन लिनुहोस् भनेर। तर सोसाइटीको प्रेसिडेन्ट मेम्बरहरूले मलाई कुनैले पनि सपोर्ट गर्नु भएन। कुनैले पनि केही मेरो लागि एक्सन लिनु भएन। रात 3 चोटिसम्म पनि मैले प्रेसिडेन्टको घरमा गएँ मैले, र पनि मलाई कुनै सुनाइदिएन। र उल्टा मलाई गाली गरेर मलाई निकालिदिनु भयो। र त्यतिखेरको प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्थ्यो मकर लिम्बू।
र मकर लिम्बू प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्थ्यो र त्यो टाइममा मैले पुरा राइटिङमा लेखेर दिएको छु। यहाँ हेर्नुहोस्, 17 अक्टोबरको दिनको घटना, फेरि त्यसको नेक्स्ट डेको पनि मैले घटना लेखेर मैले दिएको छु। र त्यसको बाद लगातार फेरि यो 22 तारिकको दिन पनि एउटा घटना भएको थियो। मेरो नानी चाहिँ अलिकति बिमार थियो, नानीलाई कुटपिन हुनुको कारण मेरो नानी अलिकति बिमार थियो, नानीको ट्रिटमेन्ट चलिरहेछ मेरो। र म एक्लै हुनको कारण चाहिँ मेरो छोरा स्कुल गएको थियो र नानीलाई डायरिया र भमिटेन हुन गर्न कारण चाहिँ मैले थर्ड पर्सन मान्छे या कसैलाई फोन गरेर मैले मेडिसन, नानीको डाइपर्स, मेडिसनहरू सब चिज जरुरी चिज मगाएको थिएँ। र त्यो मान्छेलाई पनि एलाउ नगर्दाखेरि माथि आउनु नदिने, धेरै हेरेसमेन्ट गर्ने, त्यसो गर्नाले गर्दाखेरि त्यसको नानी मेरो 4 वर्षको छ र नानी अलिकति धेरै नानी दुःखमा पनि छ, कष्टमा छ, किनकि नानीको साथ पनि मारपिट भएको थियो र मारपिट हुनुको कारणै नानीलाई यस्तो भएको छ। कसले गरेको मारपिट? यो मारपिट मेरो ठुलो नन्दले गरेको थियो र त्यसको बाद नानी अलिकति मेरो डिस्टर्ब छ। नानी पुरा राम्रो बोल्थ्यो, राम्रो र्याम्स ABCD जेडसम्म पुरा र्याम्सहरू टोटली भन्थ्यो 1 2 3 4 10 सम्म। तर जुन टाइमदेखि मारपिट भयो मेरो नानीलाई पुरा डराउने, काम्ने, राति नसुत्ने, रुने, खालि भमिट गर्ने हुन गर्दाखेरि नानीको कन्टिन्यू ट्रिटमेन्ट चलि नै रहेको छ मेरो। हेर्नुहोस् तपाईँले, उसको मेन डक्टर छ उसको जीवन जीपी सापकोटा हुनुहुन्छ। यहाँ तपाईँले राम्ररी हेर्दा हुन्छ, जीपी सापकोटा हुनुहुन्छ र कन्टिन्यू उहाँलाई देखाएँ मैले। र यो सल्युसनको बारेमा यस्तो भएको बाद नानी यस्तो गर्दैछ भनेपछि उहाँले मलाई सल्युसन दिनुभयो, यो सारा टेस्ट गराउनु, त्यहाँबाट कन्सल्ट गर्नुपर्छ नानीलाई। र त्यसको बाद म सोधी खोजी गरेर गएपछि मिस्टर डक्टर जीवन सिलवालको पासमा पुगेँ। डक्टर जीवन सिलवालको पास पुग्दाखेरि चाहिँ नानीहरूलाई यो टेस्ट गर्नुपर्छ, MRI गर्नुपर्छ, यो चिज गर्नुपर्छ भनेर कन्टिन्यू मैले सबै टेस्टहरू गराउँदाखेरि चाहिँ यहाँनिर नानीको कन्टिन्यू नै आइरहेछ। हेर्नुहोस् बाई डेट, र नानीको दबाई कन्टिन्यू चलिरहेको थियो। र लास्ट मैले 14 तारिक 2 महिनामा मैले नानीलाई देखाएको थिएँ डक्टरलाई। र 14 तारिक 2 महिना देखाउँदाखेरि नानीलाई 1 तारिकदेखि थेरापी गर्नुपर्छ भन्नुभएको थियो उहाँले। तर मलाई यो केसमा फसाउनुले गर्दा नानीको ट्रिटमेन्टमा पनि मैले लानु पाएको छुइनँ र मेरो नानीहरू होममा छ अहिले। नानीको मैले पुरै MRIहरू गराएको छु, के रिपोर्टहरू सबै मैले यो गराएको छु। म त्यति जान्दिनँ मेडिकल बारेमा। 30 तारिकको दिन चाहिँ त्यस्तो के घटना भयो त्यो जसले गर्दा चाहिँ हजुर 30 तारिकको दिन चाहिँ यस्तो हो कि 30 तारिकको दिन चाहिँ लगातार अक्टोबर महिनादेखि नै मलाई गार्डले धेरै गरिरहेको थियो। र 30 तारिक दिन पनि मेरो आएर यहाँनिर घरको अगाडि चिल्लाचिल्ली गर्ने, मेरो सामान बाहिरको जुत्ताहरू स्टेनहरू निकालेर फ्याल्ने गर्यो। त्यसको बाद म बाहिर निस्केँ र बाहिर निस्केपछि मेरो हस्बेन्ड पनि हुनुहुन्थ्यो र गार्ड पनि थियो। मैले गार्डलाई भने कि त मेरो सामने आउनु या चिल्लाउनु यस्तो किन गर्छस् त, यहाँबाट जा भने। र मैले जा भन्दाखेरि चाहिँ उसले मलाई उल्टा फुल्टा गाली दियो, तेरो औकात देखाइदिन्छु भन्यो र डेली मलाई सिगरेट खाएर मेरो मुखमा फुक्थ्यो। र त्यो दिन पनि त्यस्तै भयो र मैले भने किन फुक्छस् र भन्छ डेली फुक्छु। र मैले मेरो सेल्फ डिफेन्समा मैले थप्पड मारेको हुँ उसलाई, मैले थप्पड मारेको हुँ। मेरोमा भिडियो छ, मेरोमा प्रुफ छ कि उसले म रोज थुक्छु भन्दैछ भने म के गर्नु त्यो हालतमा के गर्नु? मेरो पास कोही अप्सन थिएन, किनकि हेर्नुहोस् मैले लगातार यसको बाद थप्पड हान्नुभन्दा अगाडि मैले 29 तारिक 1 महिना 22मा पनि मैले पर्दानगर थानामा मैले एफआइआर दिएको थिएँ। त्यसको बाद फिर 7 तारिक 2 महिना 22मा पनि मैले एफआइआर दिएको थिएँ। र त्यसको बाद मैले 22 तारिक फेरि मेडिसिन जो मेरो नानीको लागि लिएर आउँदा पनि उसले मेडिसिन माथि ल्याउन नदिँदाखेरि म नानीसँग एक्लै बस्थेँ घरमा। र मेरो कोही नहुनको कारण चाहिँ मेडिसिनवालालाई पनि माथि आउन नदिँदाखेरि मेडिसिनवाला रिटर्न जाँदै थियो र म तल तुरन्त नानी एक्लै माथि छोडेर तल जाँदा पनि मुख त्यस्तै गर्नुको कारण चाहिँ मैले उसलाई थप्पड हानेको थिएँ। र मैले 23 तारिक विथ मेडिकलको साथ मैले एफआइआर दिएँ पर्दानगर थानामा विथ मेडिकलको साथ एफआइआर दिएँ। हेर्नुहोस् है, तर 23 तारिक दिएको, 23 तारिक जुन मैले एफआइआर दिएर आएँ, मेरो एफआइआर मेरो त्यतिखेर मलाई दिएन, तपाईँ बेलुका आउनुहोस् भन्यो मलाई ड्युटी अफिसरले। जब बेलुका मैले गएँ, बेलुका भन्नुभयो आइसी साहब आउनु भएको छैन भन्नुभयो, तपाईँ जानुहोस्, तपाईँ जब आइसी साहबसँग बात हुन्छ तपाईँलाई बोलाउँछ भन्नुभयो उहाँबाट। र बोलाउँछ भन्नुभयो। त्यसको बाद बोलायो मलाई र म बार थाना गएँ, सर मेरो केस के भयो तर कसैले मेरो सुनवाई गरेन।
र त्यसको बाद 1 हप्ता बाद मैले आइसी शास्त्रमा भेटेपछि एफआइआर कपी नै थिएन मेरो थानामा र मेरो एफआइआर कपी नै नहुँदा फेरि मैले फेरि त्यही 23 तारिकको एफआइआरलाई चाहिँ मैले फेरि 2 तारिक 3 महिनाको दिन फेरि मैले लेखेर दिएर मलाई यो डेटमा मलाई गरेछ। तर मेरो केस अहिलेसम्म कुनै पनि स्टार्ट भएको छैन। के भन्नुहुँदैछ पुलिस स्टेसनबाट तपाईँलाई? पुलिस स्टेसनबाट मलाई केही भन्नुभएको छैन। मलाई यो भन्दैछ तेरो एगेन्स्टमा चाहिँ सोसाइटीले बार कम्प्लेन दिँदैछ भन्नुहुन्छ र सोसाइटीबाट चाहिँ जुन पनि केस हुँदैछ मेरो एगेन्स्टमा सबै थानाले लिँदैछ। मेरो एगेन्स्टमा 2टा केस लिइसक्यो। उनीहरूको कारबाही हुँदैछ भने मेरो कारबाही किन हुँदैन? तपाईँको अगेन्स्टमा चाहिँ के केसहरू लगाइदिन्छ तपाईँलाई चाहिँ उनीहरूले? मेरो पहिलेको पनि मारपिटको केस लगाइदिएको थियो, त्यसमा मैले बेल लिएको छु। 22 तारिकको घटना हो, यही हेर्नुहोस्, बेल लिएको छु। र त्यसको बाद यो जुन 30 तारिकको घटना हो, हेर्नुहोस्, बाई मेडिकल मैले दिएको छु। मैले 23 तारिकको जुन भएको छ बाई मेडिकल मैले दिएको एफआइआर, तर मेरो सुनवाई भएको छैन। हेर्नुहोस्, 30 तारिक चाहिँ के भएको थियो एकपल्ट हामीलाई वृत्तान्त बताइदिनुहोस् न, कति बेला पुलिस आयो हजुर। तपाईँलाई लिएर गयो? 30 तारिकको दिन बिहान 10 देखि 11 बजीको बिचको घटना हो र आएर अचानक यसरी सामान फ्याँक्नु थाल्यो र मलाई गाली ग्लोज गर्नु थाल्यो, नराम्रो सिगरेट लिएर मुखमा थुक्ने, डेली थुक्छु भन्यो र मेरो सेल्फ डिफेन्समा मैले थप्पड हानेको हुँ र हान्दाखेरि पुलिसहरूलाई उनीहरूले बोलाए र मलाई तुरन्त पुलिस आएर मेरो 2 जना नानीको साथ म एक्लै थिएँ। मेरो नानीको साथ मलाई थाना लिएर गएको 11 बजी र थाना लिएर गएपछि मलाई थानामा राख्यो र मैले भने पुलिस थानामा भने मलाई कतिखेर छोड्छ, म कतिखेर जानु? नानीले खाना खाएका छैन, 2 जना नानीले। छोराले भन्छ मम्मी कहिले लाने घर, छोरी रुन्छ मम्मी जुस भन्छ, मम्मी जुस भन्छ। मलाई रुमबाट निस्किन दिएनन्, मलाई रक लाग्यो र मैले लास्टमा केही उपाय नभएपछि मेरो लयरलाई फोन गरेँ, मेरो यस्तो भइरहेछ भनेर। र मेरो लयरले मान्छे करिबन 3 बजी टाइममा थाना पठाउनु भयो र थानाबाट यो भन्यो कि मेरो लयरहरूलाई उहाँलाई एरेस्ट गरेको छैन, पुलिस प्रोटेक्सनमा राखेको छ र उहाँलाई बेलुका 5 बजे छोडिदिन्छ। अहिले अब वहाँनेरि पुरा धेरै भिडभाड भएको छ, बाहेक उनीहरूलाई के गर्न सक्छ कि भनेर हामीले पुलिस प्रोटेक्सनमा राखेको छ भन्नुभयो र मेरो लयरहरू त्यहाँदेखि जानुभयो र 5 बज्यो। 5 बजीको बाद पनि मलाई छोडेको छैन। नानीहरूले केही खाएको छैन, मेरो 2 जना नानीहरूले केही खाएको छैनन्। र त्यसको बाद सेटेली 5 बजेको बाद ड्युटी अफिसर चेतन ढुङ्गेल भन्ने आउनु भयो र सेटेली मेरो मोबाइल खोज्नु भयो, केही भन्नु भएन। सेटेली मोबाइल खोज्नु भयो र मलाई धम्की दिनुभयो कि तँलाई यस्तो केसमा फसाइदिन्छु। उहाँले पहिले पनि मलाई धम्की दिनुभएको थियो, 2चोटि दिइसक्नु भएको थियो। मेरो घरमै पनि आएर मलाई एउटा मेरो हस्बेन्डले चिटिङ केस हाल्नु भएको थियो, चिटिङ केसमा चाहिँ उहाँले धम्की दिनुभएको थियो। यस केसको आयो म हुँ, जे चाहँ त्यही हुन्छ भनेर भन्नुभएको थियो र पनि मैले एभोइड गरिरहेको थिएँ, म एक्लै नानीहरूसँग छ भनेर। तर त्यो 30 तारिकको घटनामा पनि उही थियो ड्युटी अफिसर र 5 बजीको टाइममा र आउनु भएर मलाई भन्नुभयो, सेटेली मेरो मोबाइल खोज्नु भयो, तँलाई यस्तो केसमा फसाइदिन्छु भन्नुभयो। तर मैले त्यति भन्ने बित्तिकै मलाई थाहा थियो, पहिले पनि मलाई यसरी धम्की दिएको थियो। मैले उकिललाई फोन गर्दा मोबाइल उठाउने बित्तिकै मेरो हातबाट मोबाइल खोज्नु भयो र मेरो मोबाइल लानुभयो र त्यसको बाद मलाई लक गरिदियो बाहिरबाट, ताकि मैले बाथरुम जान पाइनँ, केही गर्न पाइनँ, कसैसँग कन्ट्याक्ट गर्न पाइनँ सारा रात। नानी पनि त्यति बेला तपाईँसँगै थिए? नानीहरू मसँगै थिए 2 जना। त्यहाँबाट बादमा फेरि करिबन 8-9 बजीतिर अफिसरहरू आएर भन्यो नानीलाई यहाँ राख्न सकिँदैन, होइन, नानीलाई ठुलो छोरा हामी होममा पठाउँदैछ, तपाईँहरू 2 जना यहाँ सुत्नु भनेर। मलाई एकजना अफिसरको मलाई नाम मैले याद आएको छैन, उहाँले ओछ्यानहरू लगाइदिनु भयो मलाई भित्रपट्टि, जो चाइल्ड नानीहरू राख्ने रुम थियो र नानीहरू राख्ने राम्ररी मलाई ओछ्यानहरू लगाइदिनु भयो र म नानी रातभरि त्यही बसेँ। राति भयो, अब अहिले जानु हुँदैन भन्नुभयो उहाँले। राति भयो, अब नानीलाई हामी छोड्दैनौँ, तपाईँलाई राति भएपछि लेडिज मान्छेलाई भन्नु भएर म त्यहाँ सुतेँ र बिहान छोडिदिन्छ भने त्यो बिहान अचानक मलाई भन्छ तपाईँलाई एरेस्ट गरेको छ, तपाईँको उपरमा एटेम्प्ट टु मर्डरको केस भएको छ भन्नुभयो। म बिहान 11 बजी यहाँनिर थप्पड मारेर मलाई पुलिसले लिएर गएको थाना र बेलुका 5-6 बजी गएर मलाई एटेम्प्ट टु मर्डरको केस दिँदैछन्, ताकि म यहाँदेखि 11 बजी लिएर गएको, मैले बेलुका चाहिँ कसरी एटेम्प्ट टु मर्डरको केस दिँदैछन्, मलाई कसरी चाहिँ दिएको छ मलाई एटेम्प्ट टु मर्डरको केस।
र मेरोमा फुटेज छ, मलाई थाहा थिएन त्यतिखेर, मैले थाहा पाइनँ। जब म घरमा आएर मेरो फुटेज हेर्दाखेरि मेरो फुटेजमा चाहिँ पुलिसलाई, जयता मुखर्जी र कृष्ण मुखर्जीले चाहिँ पुलिसलाई यस्तो भनेको रहेछ कि यसलाई यस्तो सेक्सन हाल्नुहोस्, नन बेलेबल सेक्सन हालेर केस गराइदिनुहोस् भनेको रहेछ। जयता मुखर्जी र कृष्ण मुखर्जी भन्ने मेरै यही सोसाइटीमा छन् र यो सोसाइटीमा म 6 तलामा बस्छु, उनीहरू 5 तलामा ए साइडमा बस्छन् र उनीहरू मेम्बर पनि हो यो सोसाइटीको र कृष्ण मुखर्जी चाहिँ सोसाइटीको प्रेसिडेन्ट पनि हो। उनीहरूले चाहिँ कुन चाहिँ आधारमा चाहिँ तपाईँलाई त्यसरी नन बेलेबल केस लगाइदिनु भनेर चाहिँ भनेको? मलाई थाहा छैन, मलाई फसाउने कोसिस गरेको, उनीहरूले फसाएको मलाई, र मलाई झुटा केसमा फसाएको। मर्डर, एटेम्प टु मर्डर केस मैले टावल बाँधेर चाहिँ घाँटी बाँधेर मार्ने कोसिस गरे भनेको छ। मैले जब पुलिस यहाँ आएर पुरा यहाँनिर पुरा फुटेज छ मेरोमा, 1 घन्टाको फुटेज तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ, म पुरा फुटेज दिन्छु तपाईँहरूलाई। मैले कहाँ चाहिँ मैले गला घोटेर मार्ने कोसिस, मैले 2 थप्पड मारेको हुँ। मैले किन मारे त्यसको पनि तपाईँलाई म प्रुफ दिन सक्छु, मेरोमा भिडियो छ के भनेको छ उसले, र मैले किन कुटेँ र मेरो साथ के भएको छ म त्यो पनि प्रुफ दिन सक्छु। किन तपाईँले थप्पड हान्नुभयो त्यो पनि अलिकति बताइदिनुहोस् न। मैले थप्पड हानेको कारण चाहिँ मेरो जहिले पनि म यहाँबाट घरबाट दैलोबाट बाहिर निस्किँदा सामने आउने या मलाई सिगरेट खाएर मेरो मुखमा धुवा फुक्ने, फुक्छु भने, र त्यो दिन पनि तैँले मलाई सिगरेट फुक्छस् भन्दाखेरि त्यस्तै भयो कि डेली फुक्छु भन्यो, अनि मैले सेल्फ डिफेन्समा मैले मारेको, कुटेको। मेरो हस्बेन्डले सपोर्ट गर्नु भएन, उल्टा मलाई हस्बेन्डले पनि गाली ग्लोज गर्नुभयो, धक्का दिनुभयो। र मेरो सोसाइटीमा कमसेकम पनि 15 दिन अगाडिदेखि मेरो लिफ्ट चल्नु मतलब 1 महिना जस्तो भयो मलाई लिफ्टमा हिँड्नु दिएको छैन। लिफ्ट म जसै बाहिरबाट आउँछु सेटली मेन स्विच बन्द गरिदिन्छ गार्डले, र म सिँढीबाट युज गरेर 6 तला माथि आउँछु, मेरो पानी घरको बन्द गरिदिएको हुन्छ बिचबिचमा, र मलाई यति बेसी टर्चर भइरहेछ। र यो सारा गार्डले एक्लै गरेको होइन, र यो गार्डलाई गराउन लाउने जयता मुखर्जी र कृष्ण मुखर्जी हुन्, किनकि यस यिनीहरूकै अर्डर र पालनले गर्दाखेरि गार्डले यो गरेको हो। र यो केस पनि यो गार्डको थ्रु मलाई जुन झुटा केसमा फसाएको छ एटेम्प टु मर्डर, र यसको जिम्मेदार पनि जयता मुखर्जी, कृष्ण मुखर्जी र मकर लिम्बू छन्। हजुर, तपाईँले चाहिँ भन्नुभयो कि तपाईँ एक्लै बसिरहनु भएको छ यहाँ हैन? तपाईँको हस्बेन्ड चाहिँ कहाँ हुनुहुन्छ अहिले? मेरो हस्बेन्ड चम्पासरी आनन्दमय कोलोनीमा हो, तर त्यो घर चाहिँ कुनै रेन्टमा लगाएर अहिले उसको ठुलो दिदीको घरमा बस्दैछ अरे, समन नगरमा बस्दै हुनुहुन्छ अरे, मलाई थाहा छैन। तपाईसँग यति धेरै अत्याचार हुँदा पनि, तपाईँमाथि यति धेरै कुराहरू हुँदाखेरि पनि तपाईँको हस्बेन्ड चाहिँ किन तपाईँको पक्षमा नबस्नु भएको? मेरो पक्षमा मेरो हस्बेन्ड किन बस्नु भएको छैन अहिलेसम्म मैले बुझ्न पनि सकेको छुइनँ। म एउटा उसको बुढी हुनको नाते या त्यो घरको बाउ हुनको नाते मैले सबै पनि मेरो आफ्नो कर्तव्य पुरा गरेको थिएँ, तर म अहिलेसम्म केही बुझ्न सकेको छुइनँ। तपाईँले यसको विषयमा के जवाब दिउँ? कहिलेदेखि हुनुहुन्छ तपाईँ एक्लै बसिरहनु भएको? म एक्लै बसेको 2020 देखि नै हो। नानी बिहा भएको मेरो 2016 मा बिहा भएको हो, र प्राय म पहिलेदेखि नै एक्लै नै बस्थेँ। ऊ आउनुहुन्थ्यो जानुहुन्थ्यो, 1-2 दिन बस्नुहुन्थ्यो, त्यसरी नै गर्दै गर्दै यहाँसम्म आइपुगेको हुँ। किन उहाँको परिवारले चाहिँ तपाईँलाई स्वीकार नगर्नु भएको हो कि के थियो त्यस्तो? मलाई स्वीकार नगरेकै हो, किनकि म पहिले पनि म डिभोर्सेस लड्की हुँ। पहिले पनि मेरो डिभोर्स भएको हो, र पहिलेदेखि मेरो डिभोर्स भएको थियो, र म उसँग बिहा गर्न पनि चाहँदैन थिएँ। उसले मलाई 2011 मै मलाई प्रपोज गरेको थियो, र पनि मैले डिनाइ गरेको थिएँ, तर लास्टमा गएर मैले बिहे गरेँ 2016 मा। र तपाईँ चाहिँ डाइभोर्स भन्नुभयो, पहिला नै भइसकेको है। तपाईँको पहिलो पतिबाट कोही तपाईँको सन्तानहरू हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? पहिलेको हस्बेन्डबाट हुनुहुन्छ, र उहाँहरू धेरै राम्रो पनि हुनुहुन्थ्यो। मेरो हस्बेन्डै गलत हुनुहुन्थ्यो पहिलेको चाहिँ, र पहिलेको फ्यामिली त राम्रो हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू। नानी चाहिँ कतिजना छ पहिलोपट्टि? 1 जना छोरा छ मेरो। मेरोसँगै छ, मलाई कोर्टले नै मलाई दिएको छ लिगल। म अहिले नानी अहिले 17 वर्ष लाग्यो मेरो छोरा। हजुर, सानो छोरी चाहिँ 4 वर्ष भन्नुभयो। अरे सानो छोरी 4 वर्ष। तपाईको अहिले जो तपाईको रिसेन्टली मेरो सानो छोरी मदेखि दूर गर्ने यसको जिम्मेदार जयता मुखर्जी र कृष्ण मुखर्जी, मकर लिम्बू र मेरो हस्बेन्ड पनि हुनुहुन्छ। र मेरो नानीहरू छिटोभन्दा छिटो ल्याइदिनुहोस्। मेरो नानीको ट्रिटमेन्ट चलिरहेछ, ट्रिटमेन्ट रुकिएको छ। मेरो छोराको डिपिएसमा इक्जाम थियो, सोमबार मङ्गलबार आजै थियो, त्यो पनि दिनु पाएन, लास्ट उयो थियो, र मेरो नानीहरूको फ्युचर बिग्रेको छ। कति क्लासमा पढ्नुहुन्छ छोरा अहिले? छोरा 11 मा पढ्छ।
एक्जाम चलिरहेछ एक्जाम हजुर आउनु दिएन मलाई होमले र होममा गएर रिक्वेस्ट गर्दा चाहिँ के भन्दैछ होमको मैले चाइल्ड चेयरपर्सन म्याडमलाई मैले 3 दिन गएर लगातार मैले उहाँलाई हात खुट्टा मैले खुट्टा पक्रेँ मैले, तर मलाई छोडिदिनु भएन। उहाँले भन्नुभयो लास्टमा, जब लास्ट दिनमा गएँ तब भन्नु म्याडम मलाई छोडिदिनुहोस्, मेरो नानीहरू म आफै एक्लै पालिरहेछु, आफै हेरिरहेछु, आफै पढाइरहेछु, मेरो हस्बेन्डले कुनै मेन्टेनेन्स दिनु हुँदैन, केही गर्नु हुँदैन, तर पनि मेरो मेरो नानीहरू म आफै पालिरहेछु, म आफै गर्छु म्याम, छोडिदिनुहोस् भन्दाखेरि मलाई छोडिदिनु भएन। र उल्टा म्याडमले मलाई कोर्टबाट अर्डर लिएर आउनु अनि मात्रै छोड्छु भन्नुभयो। त्यसको बाद म जानु छोडेँ, लगातार 3 दिन गएँ, तर मैले मेरो नानी पाएको छुइनँ। मेरो नानीलाई मेरो जरुरत छ, मेरो छोरीलाई, मेरो सानो छोरीलाई मेरो ज्यादाभन्दा ज्यादा जरुरत छ। मेरो 2 जनै नानीहरू मसम्म ल्याइदिनुहोस् भनी हजुरहरूलाई बिन्ती गर्दछु। मेरो नानीको अहिले मेडिसिन चलिरहेको छ, त्यो चाहिँ अहिले मेडिसिन पनि नानीले कन्टिन्यू गर्न सकेको छैन। नानीको मेडिसिन चलेको छैन। मैले यहाँ त कि होममा मेडिसिन लगेँ, अहिलेसम्म खुवाएको रहेन रहेछ। म मेडिसिन वहाँ गएँ, अब वहाँ तपाईँहरूले बाहिर ल्याएको हामीले खुवाउनु सक्दैन, यहीँको डक्टरले हेर्छ, ह्यान्ड गर्छ, त्यान गर्छ भन्छ। अहिलेसम्म होममा मेरो नानीहरूको कुनै पनि हेरेको छैन, कुनै मेडिसिन चालु गराएको छैन। र मेरो नानी धेरै ठिक छैन र यस्तै भयो भने मेरो सानो छोरीलाई धेरै नै प्रब्लम हुनेछ। र म रिक्वेस्ट गर्छु मेरो नानीहरू मलाई छिटोभन्दा छिटो हामीले सुन्यौँ है, तपाईँले एउटा भिडियो सार्वजनिक गरेर मुख्यमन्त्री पीएस गोलेलाई पनि तपाईँले एउटा रिक्वेस्ट गर्नुभएको थियो कि आफ्नो गुहार लगाउनु भएको थियो, मेरो नानीहरू यस्तो छ, मलाई ल्याइदिनुहोस् भनेर। उहाँकोबाट केही रेस्पोन्स आएको आएन अहिलेसम्म? उहाँकोबाट एकदमै रेस्पोन्स आएको छ। सबैभन्दा पहिले मलाई पिएम हाम्रो चिफ मिनिस्टर साहबदेखि नै मलाई रेस्पोन्स आएको छ। डाइरेक्ट उहाँको पर्सनल नम्बरमा मेरो कन्ट्याक्ट भएको छ। मेरो जुन भिडियो र कुनै चिजहरू मैले नानीहरूको उहाँलाई मैले पर्सनल उहाँको वाट्सएपमा मैले सेन्ड गर्दाखेरि सर मेरो यस्तो यस्तो भएको छ, मलाई मद्दतको जरुरत छ भन्दा सरले मलाई ओके, म अहिले गुजरातमा छु, गुजरातबाट आउने बित्तिकै हामी केही न केही गर्नेछौँ भनेर उहाँले मलाई आश्वासन दिनुभएको छ। र हाम्रो एरिया मिनिस्टर सञ्जित खरेलले पनि मलाई धेरै आश्वासन दिनुभएको छ, फोन गर्न लाउनु भएको थियो। र उहाँले मेरो जुन यो झुटा केसमा फसाउनु भएको थियो, जसले मलाई झुटा केसमा फसाएको थियो, त्यसको जो बेल पनि बहुत मुस्किलले मलाई उहाँले नै बेल गराइदिनु भएको हो। सञ्जित खरेलले नै मान्छे पठाएर मलाई बेल गराइदिनु भएको हो। र उहाँलाई मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु कि यस्तो हालतमा मान्छे पठाएर मलाई बेल गराइदिनु भयो, बाहिर निकालिदिनु भयो। र उहाँले मलाई बिचमा धनराशि पनि पठाइदिनु भएको थियो, मलाई पैसा पनि सहयोग गरिदिनु भएको थियो 1 लाख रुपियाँ। र त्यसै कारण मेरो बेलहरू सबै गर्नु पाएँ मैले, बेल गर्ने खर्चहरू सबै उहाँले पठाइदिनु भएको थियो, मलाई 1 लाख रुपियाँ पठाइदिनु भएको थियो। र आशा खरेल उहाँको वाइफ हुनुहुन्छ आशा खरेल, उहाँले पनि मलाई 50,000 सहयोग पठाइदिनु भएको थियो। मलाई म अब चाहन्छु मैले जस्टिस पाऊँ, मेरो नानीहरू मेरो घरमा आओस् र जति पनि मेरो साथ अत्याचार भएको छ मैले न्याय पाऊँ। मेरो साथ जति पनि म निर्दोष छु, मलाई केसमा फसाएको छ, म हजुरलाई म फुटेज दिन सक्छु कसरी फसाएको छ, के भनेर पुलिसलाई गरेको छ, म फुटेज दिन चाहन्छु। र मलाई झुटा केसमा हालेको हो, मैले जस्टिस पाऊँ, मैले न्याय पाऊँ, म यति नै भन्न चाहन्छु। गीता शर्माकै मुखबाट तपाईहरूले यो सबै घटनाको वृत्तान्त त सुन्नुभयो। तिनले आफूमाथि अत्याचार भएको अनि श्रीमानले पनि साथ नदिएको भन्ने लगायतका विभिन्न कुराहरू सुन्यौं। तिनको कुरा सुनिसकेपछि तिनको वर्तमान श्रीमान अनिर्बन चक्रवर्तीले यसलाई सरासर झुटो बताउँदै के भने सुन्नुहोस् तिनीबाट नै। मेरा नाम अनिर्बन चक्रवर्ती है। कहाँ के मैं चंपासरी सिलीगुड़ी का रहने वाला हूँ। गीता शर्मा आपका क्या लगती है? गीता शर्मा मेरा वाइफ लगता है। जो 30 तारीख को हुआ है जो घटना, 30 तारीख को उनको अरेस्ट किया, फिर उनको अरेस्ट करने के बाद आपका बच्चे लोग अभी कहाँ पे है? मेरा बच्चे लोग अभी जलपाईगुड़ी कोरक होम में है। उन लोगों को आप जब माँ को अरेस्ट किया फिर तो आपके पास ला सकते थे ना, क्यों अभी वो लोग? नहीं, CWC में मैं गया था तो CWC ने बताया कि जो लड़का है वो मेरा नहीं है, मेरा बीवी डाइवोर्सी था। पहले सिक्किम में एक मारवाड़ी आदमी को शादी किया था, तो उनका एक बेटा था जो मुझे पता भी था, तो मेरा साथ उसका लाभ हुआ, तो मैंने उनको शादी किया, वो बेटा को भी अपना बना लिया। बनाने के बाद मैं नामची न्यूलाइट अकेडमी के उनको वो बच्चा को पढ़ाया, तो उनका मम्मी ने हम लोग का ऊपर इतना झूठा केस दे दिया कि मेरा पूरा परिवार परेशान है। आज 10 महीना से उन्होंने सब फेक में केस दिया, तो मेरा फैमिली भी नहीं चाह रहा है कि बेटा को और अपनाने के लिए, क्योंकि हम लोग अपनाना चाहते हैं,
लेकिन हम अगर अपनाना चाहेंगे फिर वो निकाल के वो बेटा से हम लोगों का कोई एक फेक केस कर देगा, तो मेरा परिवार तो खत्म है, हम लोग बाहर है। आज हम चेंबर में सोते हैं, मेरा सब कुछ होते हुए है। मेरा चंपासरी में 40 साल पुराना पिताजी का घर है। मैंने जब शादी किया था तो मैंने उनको वहाँ लाया था। 1 महीना में उनका वहाँ नहीं रहना है, उनका नहीं रहना, उनको एक फ्लैट चाहिए। मैंने दागापुर में जाके एक फ्लैट खरीदा, जहाँ पर आप लोग शायद गए थे, उसमें हम लोग रह रहे थे। तो उसमें मेरा मम्मी दीदी कोई भी नहीं जाता था, तो वो झगड़ा-झाटी करता था, मम्मी को घुसने नहीं देगा। तो उनका फिर डिमांड हो गया, मुझे वो फ्लैट में रहना नहीं है, वो मेरा नाम से है। और मेरा मम्मी वो जब लोन लिए थे, मेरा मम्मी उनमें गारंटर था, उनका पर्सनल फ्लैट चाहिए। तो सामने वाला जो फ्लैट है वो मैंने उनको खरीद के दिया, लोन मेरा नाम से है, आपने खरीद के मैंने खरीद के दिया लोन। मैं सिविल आपको दिखा रहा हूँ, मेरा लोन एग्रीमेंट दिखा रहा हूँ। फिर उसमें आने के बाद भी उनका अत्याचार शुरू हो गया। वो मेरे मम्मी को घर में घुसने नहीं देता है, मेरा दीदी को ही नहीं जाएगा। मैं अगर मेरे मम्मी के पास जाऊं तो उनका टॉर्चर है। ऐसे कि वो कभी भी डुअल सिटीजन कैरी करता है, नेपाल में दूसरा नाम से वो एक सिटीजन रखते हैं। तो मैंने उनको बोलता हूँ ये सब अब मत करिए, तो वो सब मानेगा नहीं। वो ना कोर्ट ना पुलिस ना किसी को ही नहीं मानता है, वो खुद का ही मालिक है। आप क्या काम करते हो? मैं टैक्स लॉयर हूँ। वो तो बोल रहे थे कि मतलब आपका जो फैमिली है उनका तरफ से भी उनको मतलब टॉर्चर हुआ है। उनको कुछ ही टॉर्चर नहीं हो तो उनको तो प्रूफ होना चाहिए ना। उन्होंने अगर फेक बोलेंगे, बोल रही थी कि जो बड़ा बेटा है उनको मारता है। वो बेटा अभी जलपाईगुड़ी कोरक होम में है। आप लोग जाइए, बेटा को एक बार पूछिए, तब पता चल जाएगा। वो मेरा संतान भी नहीं है, अपना खून भी नहीं है। अगर वो मेरा विरुद्ध में कुछ बोलेगा, वो बेटा उनका विरुद्ध में बोल देगा, क्योंकि उनका मम्मी क्या है उनको पता है। तो मैं तो अभी रेगुलर में कोरक में जाता हूँ, आज नहीं गया, आज भी जाने वाला था, नहीं गया, अच्छा हुआ। तो आप जाके बेटा को पूछिए, वो तो हम लोग का अपना ही नहीं है, फिर भी हम अपना। जो बेटा को कोई खुद का बाप का नाम दे सकता है, उनका नाम है रौनक चक्रवर्ती, उनका पिताजी का नाम है अनिर्बाण चक्रवर्ती। वो लड़का को पता नहीं है कि मैं उनका बाप नहीं हूँ, तो कैसे ये घटना हो सकता है? फिर जो बच्ची है आपकी बच्ची है जो हाँ। 4 साल की है, उसका थोड़ा मेडिकल में भी कुछ प्रॉब्लम मेडिकल प्रॉब्लम है, क्योंकि उनको जब 3.5 साल था तब डॉक्टर ने उनको स्पीच थेरेपी के लिए बोला था। उसके बाद मैंने उनको बोला था, उन्होंने नहीं कराएगा। उनका बात है बच्चा नहीं कराना है, वो नॉर्मल हो जाएगा। तो अभी 10 महीना से मेरे को उन्होंने घर से निकाल दिया। मैं वो फ्लैट में सुबह में मेरा बेटी के लिए वो मीट खाता है, चिकन मीट, वो लाने गया था। तो लाने का लिए जब मैंने घुसा, वो कोलैप्सिबल गेट उन्होंने बंद कर दिया, वो हमको घुसने नहीं देगा। उसका भी एक रीजन है, उसका रीजन है मेरा जो छोटी बहन है, उनका एक बच्चा बेटी हुआ है। तो हम बंगाली में हम लोग मामा लोग खिलाते हैं वो बच्चा को। तो उन्होंने मेरा साथ कंडीशन करके रखा था कि अगर मैंने मेरा बहन का लड़की का मुंह में वो मुंह भात होता है उसमें खाना दूं, तो वो मेरा बेटी को जहर खिला देगा और कभी भी हमको देखने नहीं देगा। तो मैं छुप के, संडे का दिन था, मैं 1 घंटा के लिए वहाँ गया था। तो अभी जमाना है सोशल मीडिया का, किसी ने फेसबुक में वो फोटो डाल दिया, तो उन्होंने देख लिया। उन्होंने देखने के बाद उन्होंने मुझे घर में घुसने नहीं देता था। तो मैं डेली जाता था, मैं शाम को जाके बैठा रहता था आधा घंटा, हमको घुसने नहीं देगा। हम क्या करेंगे, हम कहाँ रहेंगे? मैं चेम्बर में आता था, मेरा मम्मी का पास 70 साल का मम्मी है, मम्मी का पास चला जाता था। फिर सुबह में जाता था, वो घुसने नहीं देगा। फिर मैं चला आता था, फिर चेम्बर में रहता था, फिर शाम को जाता था, वो घुसने नहीं देगा। ऐसा करते करते जुलाई का 24 तारीख है, 24 तारीख से मैं भी जाना छोड़ दिया, क्योंकि हमको भी शर्म लगता है ना। हम एक लॉयर है, फ्लैट का आदमी लोग सोचता है कि वो बाहर से चला जाता है, मैं जाना बंद। फिर 27 तारीख को सिलीगुड़ी ओएमएन पुलिस से मेरे पास फोन आया, आपका अगेंस्ट में केस है। उन्होंने वो पुलिस में जाके थाना में चोरी किया। मेरा 70 साल का मम्मी जो चल नहीं सकते, वो 6th फ्लोर में जाके उनका घर तोड़े, कोलैप्सिबल गेट तोड़े, दरवाजा तोड़े, लॉकर तोड़ के 20 लाख रुपया का सोना चोरी कर लिया। और मैंने उनको साथ दिया, जो मम्मी चल नहीं सकता है। तो ये सब केस होने के बाद मैं वहां पर कैसे जाऊं, बोलिए? मैं जाना बंद कर दिया। फिर मैंने क्या किया, उन्होंने पैसा डिमांड करते रहेगा, मैंने गूगल पे से डाल देता था 10,000 करके, 25,000 डाल दिया। फिर एक दिन मेरे को एक फोटो भेजा है, मेरा बेटी का चिकन पॉक्स जैसा हुआ। मैंने वही वोमेन पुलिस का एक बिमोला कार्की मैडम है, उनको फोन किया, मैडम मेरा बेटी का तो ऐसा हो गया, हम जा सकते हैं? तो बोला हाँ आपका बीवी तो अच्छा है, आप जाइए। तो मैं मेरा ऑफिस का जूनियर को लेके गया, लेने के बाद वो कोलैप्सिबल गेट भी नहीं खोला, मेरे को धमकी दिया है बहुत सारा, बात किया चला जाओ। फिर हम उन बिमोला मैडम को फिर फोन किया, मैडम बोल दीजिए ना मेरा बेटी को थोड़ा देखने के लिए। वो बोला है कि आप रुक जाइए, 10 मिनट रुक जाइए, हम खाना खा रहे हैं। फिर हमने रुका, नीचे आके रुका। फिर हम लोग ऊपर गए, फिर उन्होंने गेट नहीं खोला। फिर शाम को मेरा प्रधाननगर थाना से फोन आया, हम लोग रॉड से मारा है। तो वो थाना पर इन्वेस्टिगेशन किया है। फिर उन्होंने आके यहाँ पर FIR चेंज किया। जब उनको बोला आपका मेडिकल दिखाया, बोले नहीं हमको रॉड से मारने का कोशिश किया है।
ठीक है, तब जाके मैंने डिवोर्स भी फाइल कर दिया। मेरा बेटी के लिए मैं कस्टडी फाइल कर दिया, क्योंकि मेरा बेटी चाहिए मुझे, तो मैं कोई गलत नहीं किया है। उसका बाद भी वो और केस करते गया। मैंने उनको आपका एनजीपी का सिद्धेश्वरी कालीबाड़ी में शादी किया था, जो हम लोग का लाभ मैरिज है। उसमें हम लोग मोटा मोटी 15-20 आदमी गया था। उन्होंने मेरा घर में स्त्रीधन सर्चिंग कराया, जो लिस्ट होगा कम से कम 1.5 करोड़ का होगा, तो मैं तो वो लिया ही नहीं है, ये करवा दिया है। फिर उन्होंने वो श्रीधन सर्चिंग करने का, जब प्रधाननगर थाना 2 वैन पुलिस मेरा घर में गया, जब कुछ रिकवरी नहीं मिला, उन्होंने आके और एक झूठा केस दिया। मेरा दीदी है, मेरा दीदी मेरा बेटी को लात मार के हाई ड्रेन में गिरा दिया, तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन किया पुलिस का ऊपर में। ये सब वो घटना करते गया। मेन बात है उसका हमको पता नहीं है कि वो मेंटली फिट है ना कुछ है। वो मेरा बेटी को ले लेके 15 दिन डुअल सिटीजन कैरी करता है, दूसरा नाम से नेपाल में जाता था, 15 दिन रहता था। मैं कहाँ जाके खोजूं, बोलिए तो नेपाल। ऐसा कि कोविड का पीरियड में वो डुअल सिटीजन दिखा के बेटी को लेके नेपाल में घुसता था। ऐसा कि जब मेरा बेटी का 1 साल का उम्र है, उस टाइम को मुंबई गया था, एक आदमी का साथ 7-7 दिन रह के आया है, ये भी मुझे पता था। ये सब लेके भी मैं कुछ नहीं बोला, छोड़ो, मेरा एक इज्जत है, एक समाज है, तो मैं चुप रह के गया। वो आदमी ने इनका अकाउंट में हर महीना 10,000 6,000 करके पैसा जमा करते गया है, ये भी मैं सह लिया। मैं सोचा कि मेरा सम्मान के लिए, तो उन्होंने हम लोग का परिवार को नष्ट करने चाह रहे थे। अभी जो पुलिस का घटना है, उन्होंने एक सिक्किम वुमेन कमीशन को एक लेटर लिखा। मेरा जीजाजी बीडीओ ऑफिस में नौकरी करता है और मेरा दीदी हेल्थ का कर्मी है। उन्होंने 13 तारीख को रात में, 13 तारीख मार्च महीना को गुंडा भेजा है ज्ञान ज्योति मोड़ में बेटा को मारने के लिए। तो वो सब भेज के देखिए, अभी सोशल मीडिया में ये सब मेरा फैमिली को कर रहा है। देखिए फेसबुक में उन्होंने डाल दिया है, कितना सारा कमेंट आ रहा है। उन्होंने अभी तो ऐसा भी कमेंट आ रहा है कि हम लोग बंगाली नेपाली लड़की को ले जाके वो लोगों को लूट पाट के सिक्किम सब्जेक्ट के लिए उनको लूटते हैं। तो उनका तो सिक्किम सब्जेक्ट भी नहीं है, वो सिक्किम का भी नहीं है, उनका डोमिशियल भी नहीं है, उनका एक सिंपल वोटर आधार कार्ड है सिक्किम का। तो ये सब क्या है? आज 10-11 महीना से हम परेशान हो गया, मेरा काम सब कुछ खत्म हो गया, मेरा क्लाइंट छूट गया, इनका ये झूठा काज से। और जो सोना चोरी किया, देखिए उनका यूनियन बैंक में अकाउंट था चंपासारी, वो यूनियन बैंक में अकाउंट उनका नाम से था, मैं खाली नॉमिनी था। तो क्या किया, जब मैंने पुलिस को बोल दिया कि उनका सब सोना लॉकर में है, वो जाके वही यूनियन बैंक में फिर जाके दोबारा लॉकर खोल के वो सोना को हटाया। वो भी मुझे पता चल गया। फिर जाके दागापुर में वो लॉकर खोला है। तो उनका सोना अगर मेरा 70 साल का मम्मी चोरी करेगा तो वो लॉकर क्यों खुलेगा? लॉकर का तो मैं कुछ नहीं हूँ, मैं तो जॉइंट होल्डर भी नहीं हूँ। तो ये सब घटना उन्होंने किया है। तो जो अभी बच्ची है, आपका बच्ची, हाँ। क्यों आपके साथ नहीं रहती? बच्चा नहीं, होम CWC जो राइट है, जो तो मैंने मेरा बेटी का कस्टडी ऑलरेडी फाइल कर दिया। तो CWC बोल रहा है जब तक कोर्ट का ऑर्डर नहीं है हम आपको भी नहीं दे सकते हैं, और उनको तो देगा ही नहीं, क्योंकि उनका विषय में CWC सब इंक्वायरी कर लिया, तो उनको शायद देगा नहीं। डाइवोर्स फाइल करके रखे, उसका कितना टाइम तक प्रोसेस? और देखिए कितना डाइवोर्स का लगेगा? जो फाइल लगेगा ये तो कोर्ट का मैटर है, ये तो हम बोल नहीं सकते हैं ना। ये अभी आपका कितने आगे फाइल किया है आपने? अभी तक हम लोगों का कोई भी हियरिंग चालू नहीं हुआ, क्योंकि जो डेट में है उसी डेट में कोर्ट ना किसी कारण से कोर्ट बंद हो गया था। एक होली में हो गया था, उसका आगे भी एक रीजन था, उसका लिए कोर्ट बंद हो गया था, तो डेट पीछे जा रहा है। तो वो चाहते हैं उनका डुअल सिटीजन। उन्होंने ऐसा भी है, मेरा बेटी का नाम है हितिशा चक्रवर्ती, वो शांति नर्सिंग होम में हुआ था, जिसका कॉर्पोरेशन से एक बर्थ सर्टिफिकेट मैंने निकाला था। वो बर्थ सर्टिफिकेट से उन्होंने चंपासरी ग्राम पंचायत जाके रोशनी चक्रवर्ती करके फेक बर्थ सर्टिफिकेट भी निकाला। दो ही है आपके पास? हाँ, आपके दो पास मेरा दो? पास। मेरा बेटी का जो है वो मेरा फ्लैट में ही था, इन्होंने मेरा फाइल से उसको चुराया था, चुरा के मेरे को बोला, मैंने हरा दिया। लेकिन मैं डिफेंस, मेरा पेपर के बारे में मैं बहुत पेपर का ही काम है, तो उन्होंने जाके वो पेपर को ओरिजिनल जो हितिशा चक्रवर्ती का बर्थ सर्टिफिकेट, उसको क्या किया मुझे पता नहीं है। फिर जाके मैं सिलीगुड़ी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में फिर मिसिंग बोल के थाना में एक FIR करके दिया, फिर वो लोग दे दिया। तो मेरा पास जो चंपासरी ग्राम पंचायत का है उसका मेरा पास जेरॉक्स कॉपी है, वो मैं कलेक्ट किया किसी तरह से। देख लेते हैं। इनका जो पहले वाला हस्बैंड था, उनका मैंने जब मेरा साथ ये सब घटना किया, तो मैंने गैंगटॉक में मेरा कॉलिग है, कॉलिग से मैंने इंक्वायरी करने का बाद उनका डिवोर्स का पिटीशन जो है वो भी मैं निकाल के लाया। उसी में भी सेम रीजन है, उनका हस्बैंड का साथ भी उन्होंने यही किया था। ऐसा कि जो कर रहे वही किया। ऐसा कि रंपू में रहता था,
रोम्पू में, सिक्किम रोम्पू बाजार में, मतलब लड़की लोग उसको पीटा था, उसका भी एक एफआईआर का कॉपी इन्होंने जाके गया था थाना में, वो भी लगा था डिवोर्स पिटीशन में, वो भी है मेरे पास। तो ये घटना खाली वो मेरा साथ नहीं, पहले भी करके आ रहा है। और उनका चाहत है मेरा पैसा, मतलब सब कुछ लूट लिया, मेरा पैसा पूरी सब लूट लिया। नेपाल में घर बनाने के लिए पैसा चाहिए, वो भी ले लिया। मैं जितना कमाया इसको देते गया। इनका खाली पैसा ही है जरूरी, और कुछ नहीं। उन्होंने तो बोला है कि जो एक फ्लैट है, हाँ। पहले वाला, हाँ। जो आप लोग रहते थे, हाँ। वो आपके नाम पे है, वो भी उनके पैसे से तो है। उनका फिर पैसा से अगर होगा तो लोन मेरा नाम से कैसे होगा? मैं लोन एग्रीमेंट दिखा रहा हूँ, जो अभी का है वो रेंट में था, उन्हीं का पैसा से है, तो लोन मेरा एग्रीमेंट कैसे होगा? बैंक कैसे दिया? वो तो ये भी बोली कि आपको बहुत हेल्प किया है उसने फाइनेंशियली। उन्होंने तो बोला मुझे, पढ़ाने के लिए भी। उन्होंने बोला अच्छा, उन्होंने मेरे को पढ़ा लिखा भी करवाया। तो अभी हम कैसे मानेंगे? आप अगर मानते हैं उन्होंने मुझे पढ़ा लिखा कराया, तब तो अभी हम क्या बोल सकते हैं? वो बोल रही थी कि जब शादी करके आई तब आपका पढ़ाई खत्म नहीं हुआ था। 2016 में मैं शादी किया, 2015 में मैं लॉ पास किया। क्या बात है? उन्होंने तो बहुत कुछ बोल रहे हैं। उन्होंने मेरे को छोटा सा ही पर उन्होंने बोला है, एफआईआर में लिखा है मेरा जो 40 साल पुराना पिताजी का घर है वो भी उन्होंने बनाया। आप एफआईआर देखिए, हम क्या बोल सकते हैं? वो तो कोर्ट विचार करेगा, कोर्ट फैसला करेगा। गीता शर्माले आफ्नो बयानको क्रममा बारम्बार पुलिस अफिसर चेतन ढुङ्गेलको नाम लिँदै आफूमाथि गलत व्यवहार गरेको अनि कोही इमरान नामक वकिल मार्फत पैसा डिमान्ड गरेको बताएकी थिइन्। साथै तिनले कल रेकर्डको एउटा भिडियो पनि आफूसँग रहेको बताइन्। हेर्नुहोस् उक्त भिडियो। आपका हस्बैंड जो आपने केस किया ना, जो 420 का सेक्शन है और भी सारा नॉन बेलेबल सेक्शन है। तो ऐसा है कि वो जो ऑफिसर है ना, चेतन, हाँ चेतन ढुंगेल, चेतन ने ही चेतन दंगल, तो वो मैं उनका सारा काम मैं ही करता हूँ। ठीक है, हाँ। उनका जितना भी केस है, जो भी है, मैंने लेना देना जो भी है वो मैं ही करता हूँ। तो अभी आप कल या तो परसों गई थी उनका पास में बात करने, बिल लेने के लिए। हाँ एक्चुअली उनका वहाँ से नोटिस कर दे, वो नोटिस कर देंगे तभी मैं बिल लेने से अच्छा होता है, इसलिए मैं बोला था उनको बिल नोटिस कर दीजिए, मैं बिल ले लूंगी। तो डिनाई कर दिया ना? हाँ। वो तो कंप्लाई नहीं किया, नोटिस डिनाई कर दिया है। किसने? चेतन ने तो आपको वहाँ से कंप्लाई नहीं किया। हाँ डिनाई किया, मतलब नहीं भेजूंगी। हाँ वही है। देखिए अब इसमें तो आपको सब पता ही है क्या है नहीं है। ठीक है, आपका हस्बैंड जो है ना, वो कल खाना में आए हुए थे। ठीक है, और वो कुछ अच्छा खासा पैसा भी दिया हुआ है सब जगह। अच्छा, किसको दिया पैसा उसने? दे सकते हैं ना। देखिए एक बात सुनिए, बड़ा आदमी है, लॉयर आदमी है, डेफिनेटली दे सकते हैं पैसा, वो तो खर्च कर सकते हैं ना। एक बात बोलूं आपको, वो खर्चा कर सकता है, वो ना खर्चा कर सकता है, मैं तो खर्चा नहीं कर सकती हूँ ना पैसा का, है कि नहीं? देखिए उसने कितना खर्चा किया, कितना खर्चा दे रहा है वो मुझे तो पता नहीं है ना, लेकिन मैं तो उतना खर्चा नहीं कर सकूंगी ना। मैं एक देखिए बच्चे लेके बैठी हुई हूँ, बच्चे के साथ में हूँ। ठीक है। आप क्या काम करती है आप? मैं फिलहाल हाउसवाइफ हूँ, पहले काम करती थी, कॉन्ट्रैक्टरी काम करती थी मैं। अच्छा। शादी से आगे ठीक ठाक था, काम बढ़िया था, कोई दिक्कत नहीं था काम में। और ये केस मैंने क्या वो किस लिए हो गया ये केस ऐसा? अच्छा, कितना क्या पैसा दिया, किसको पैसा दिया है उन्होंने, कितना खर्च किया है? मैं तो खर्च कर सकूंगी नहीं सकूंगी, सुनना पड़ेगा ना। खर्च तो अच्छे खासा किया बोल के तो ऐसा नहीं हुआ ना। हाँ। नहीं तो नोटिस तो कंप्लाई करते ही। ठीक है, नोटिस कंप्लाई नहीं करने वाला तो कोई बात नहीं है यहाँ। नहीं ऐसा बात नहीं है। ठीक है, वो सर बहुत अच्छा अभी है, जितना मुझसे रूडली बात किया है उन्होंने। ठीक है, यसै विषयमा हामीले प्रधाननगर थानामा पुगेर पुलिस अधिकारीहरूसँग पनि सोधखोज गरेका छौं भने पुलिस अधिकारीहरूले यस आरोपलाई झुटो बताएका छन्। ड्युटी अफिसर चेतन ढुङ्गेलले पनि यसलाई झुटो साबित गर्दै एउटा भिडियो जारी गरेका छन्। हेर्नुहोस्। आपका नाम बताइए। गीता शर्मा, डॉक्टर ऑफ योगेंद्र शर्मा, वाइफ ऑफ अनिर्बन चक्रवर्ती। आपके खिलाफ थाने में केस किया गया है, ठीक है?
तो आपके ऊपर चार्जेस है अंडर सेक्शन 406 420 आईपीसी, ठीक है। इसमें फ्रॉड का आपके ऊपर केस किया गया है आपके हस्बैंड द्वारा। अच्छा, आपको मेरी तरफ से, मैं आपका आयो बोल रहा हूँ, मेरा नाम PSI चेतन दंगाल है। मैंने आपको कोई पैसा का डिमांड किया है इस केस को लेके? कोई पैसा का डिमांड नहीं किया। आप मुझसे लगभग कितनी बार मिल चुके? इससे आगे 7-8 बार हो चुका है। आप आगे मुझसे मिल चुकी हैं ना, पहली बार मिल रही हैं? नहीं, बहुत बार मिला आपसे। मैं आपसे मेरा जान पहचान आगे से ही है तो? हाँ, आप मेरे को अच्छे से जानती हैं, आप मुझसे मिली भी है, ठीक है। तो मैंने इतने दिनों से, आपका केस लगभग चल रहा है 2 महीने से, तो 2 महीने के अंतराल में कभी भी मैंने आपको गीता शर्मा जी आपका केस ऐसा होगा वैसा होगा, हम आपको बचा देंगे, ऐसा करके कुछ कर देंगे बोल के कुछ आपसे मैंने कुछ पैसा का डिमांड किया है? नहीं किया है। पैसा का डिमांड नहीं किया। ठीक है। और अब आज आपको हम नोटिस दे रहे हैं। नोटिस यहाँ पर रखा गया है, आपने रिसीव भी कर लिया है। आप आज नोटिस को कंप्लाई करने आई है। मतलब नोटिस मैंने आपको कल दिया था, उसका आप आज कंप्लाइंस करने आई है। तो ये नोटिस के लिए आपने मुझे कोई रकम दिया है, पैसा का रकम? पैसा का रकम तो क्या, पैसा का एक बात भी आपने किया, कोई पैसा नहीं दिया मैंने। नोटिस आपको लीगली मैं दे रहा हूँ। आपका बच्चा है, आपका छोटा बच्चा है, उसको देख के मैं आपको नोटिस कर रहा हूँ। ये बात सही है? आपको बेल दे रहा हूँ मैं आज, आपको बेल दे रहा हूँ, ठीक है। ये नोटिस तैयारी करके रखा हुआ है। ये नोटिस आप आज रिसीव करेंगी और रिसीव करके आप 41 नोटिस आपको एक ओरिजिनल दिया जाएगा। आप वो जाके कोर्ट में आप बेल ले लेंगी। इसके लिए आपने कोई थाने में रकम पेमेंट किया है? कोई भी ऑफिसर, आईओ, OC, IC, किसी से एक भी पैसा किसी को नहीं दिया? किसी को भी एक पैसा का बात ही नहीं। यसै अवधि पुलिस अधिकारीसँग अफ क्यामेरामा हामीले होममा राखिएको नानीको बारेमा पनि सोधखोज गर्दा तिनले नानीलाई गएर ल्याउन सक्ने बताए। फेरि हामीले यसै विषयमा गीता शर्माको वकिलसँग पनि फोन कल मार्फत कुराकानी गर्दा तिनले के भने त सुन्नुहोस् तिनकै मुखबाट। गीता शर्मा का जो केस है, इस बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपके लिए। अच्छा, क्या इन्फॉर्मेशन देंगे? अभी फिलहाल उनका बेटा और बेटी कहाँ पे है? उनका बेटा बेटी अभी शायद होम में है। उनका बेटा DPS में पढ़ता है, अराउंड 17 ईयर्स उसका उम्र है, क्लास 11 में पढ़ता है वो, और वो होम में है। और उसका एक छोटी सी बच्ची है 4 साल की, वो भी मेंटली थोड़ा सा वो चैलेंज है, वो उसमें है, होम में ही है। और इनके अगेंस्ट में क्या केस दर्ज किया गया था 30 तारीख को लास्ट? इनके अगेंस्ट में जो है 307 अटेम्प्ट टू मर्डर का केस दर्ज किया गया है। और जज साहब ने देखा, सब देखने के बाद जब कुछ देखा समझ में नहीं आया उनको, मतलब ऐसा है कि मतलब इंजुरी कुछ दिखा नहीं उनको, तो उसको बेल दे दिया गया। और उनके बच्ची का क्या है, अभी क्या होगा? खास अभी बच्ची के लिए तो अब हाई कोर्ट में जाना होगा। ये बेचारी लेडी दौड़ रही है, भाग रही है, कोई सुनने वाला नहीं। हाँ, तो अभी हाई कोर्ट में जाने की तैयारी कर रहे हैं हम लोग। हाई कोर्ट में जाएंगे ताकि इनको दिया जाए कस्टडी। माँ है, सुप्रीम कोर्ट भी बोलता है 12 साल से नीचे अगर हो तो बच्चों का वो जो है मम्मी के पास कस्टडी रहेगा। उसके बाद बच्चा खुद डिसाइड करेगा मम्मी के पास रहेगा ना पापा के साथ रहेगा। अभी उनका हस्बैंड के साइड से क्या डिमांड है कि बच्चा किन के पास रहना चाहिए, मम्मी के पास या वो खुद लेना चाह रहे हैं? नहीं, उनका हस्बैंड तरफ से कोई डिमांड नहीं है बच्चे को लेके। तो बच्चा तो लेकिन उसका हस्बैंड शायद चाहता है कि भाई बच्चा इसके पास ना रहे और ये परेशान होता रहे, दौड़ भाग करता रहे। अभी होम से, क्योंकि उनका बच्ची जो खास करके 4 साल की जो बच्ची है जी, वो आप जैसे अभी बोले कि मतलब मेंटली भी मेंटली चैलेंज है थोड़ा सा, मैंने जो समझ में आया वो बच्ची नॉर्मल नहीं है। जब वो नॉर्मल नहीं है तो उनको होम पे रखने का क्या जरूरत है, या ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि उनको उनका मम्मी के हाथ पे सौंपा जाए? देखिए, ऐसा है कि होम वाला लोग अगर चाहे इस चीज को वेरीफाई करे और फॉर द मतलब बेटरमेंट ऑफ दैट चाइल्ड वो हैंड ओवर कर सकती है। लेकिन अभी होम वाले का ही ये है, वो क्यों नहीं दे रहे हैं? मतलब हमारे पास ऑप्शन है कि मैं हाई कोर्ट में अपील करूं उनके लिए। लेकिन होम वाले लोगों को जब बोला गया कि भाई रिटर्न में तो आप नहीं दोगे, तो वो रिटर्न पे भी उस लेडी को नहीं दे रहा। वो लेडी ने बहुत रिक्वेस्ट किया होम वाले चेयरपर्सन को कि भाई आप रिटर्न में दीजिए कि आप नहीं देंगे मेरे को, ताकि मैं हाई कोर्ट में जाऊं।
तो वो होम वाला शायद रिटर्न में भी नहीं दे रही है। आप वो लेडी से कंफर्म कर लीजिएगा एक बार। इसका वजह क्या हो सकता है? इसका वजह कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो लोग एक्चुअल देखिए, कोई भी इंसान कितना दर्द में है किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी ऐसा हालात है, उनको अपना ड्यूटी करना है ना, और कुछ नहीं है, कोई रीजन नहीं है ऐसा के कुछ। पास ये राइट है कि कोई भी 4 साल की इस टाइप का, खास करके जो मेंटली चैलेंज है, और एक 4 साल की बच्ची को अपना मम्मी से अलग रखना? देखिए राइट तो ऐसा होता है, लेकिन उनको प्रॉपर केयर देना चाहिए। उनका क्या है नहीं है वो तो शायद केयर के लिए फिर इनका मम्मी को ही बुलाता है, तो फिर आप क्यों रखे हैं, है ना। केयर करना पड़ेगा ना उस बच्चे को। आप 4 साल के बच्चे को रख ही सकते हैं, लेकिन आप केयर करिए। और इनकी मम्मी के पास सब कुछ सही है, हाँ, वो ये आराम से मेंटेन कर सकती है अपने बच्चों को, लेकिन वो दे नहीं रहे बच्चों को। तो और वो रिटर्न में भी नहीं दे रहे कि भाई नहीं दूंगा, ताकि मैं हाईकोर्ट में चला जाऊं। यो सबै घटनाको एकजना प्रमुख पात्र अर्थात् अपार्टमेन्टको सेक्युरिटी गार्ड, जसको कथित रूपमा गीता शर्माले हत्या गर्ने प्रयास गरेको भन्ने आरोपमा गत 30 मार्चमा गीता शर्मालाई पक्राउ गरिएको थियो। तिनको कुरा नसुनी त सकिन्न। यो सबै घटना विषय के भन्छन् त सेक्युरिटी गार्ड, सुन्नुहोस्। कोशिश किया ऊपर में जाके गला घोट के मारने की कोशिश किया। हाँ, रस्सी से, एक तो कपड़ा से। जब वो मैं निकाल के फिर मैं नीचे आ गया, तब नीचे निकाल के फिर क्या क्या नीचे आने के बाद फिर मेरे को थप्पड़ मारा। ये कौन सा डेट का? नीचे जाने के बाद नीचे नहीं, ऊपर ही। मार्च का ऊपर आपको गला घोटने का कोशिश किया। मतलब ये उनका फ्लैट है, तो ये उनका दरवाजा है, तो ये छत में जाने का सीढ़ी है। मैं थोड़ा ऊपर गया था, वहाँ पे आ गई। उधर जाके उन्होंने आपका मारने का कोशिश किया? मारने की कोशिश किया। किस चीज से मारने की कोशिश किया? वो एक कपड़ा था, गमछा जैसा। उससे मतलब गमछा। यसै विषयमा छिमेकी एकजना महिला आफूमाथि अत्याचार हुनुमा तिनको पनि हात रहेको भन्ने बारम्बारको गीता शर्माको आरोपपछि हामीले तिनीसँग पनि कुराकानी गर्यौं। घटना विषय छिमेकी महिलाले के भन्छिन् त सुन्नुहोस्। पहले मेरा हस्बैंड गया, मैं तब सोई हुई थी। मेरा हस्बैंड पहले सोचा ये हस्बैंड वाइफ का प्रॉब्लम है, इसको हम लोगों को पता नहीं था। ये था उधर हस्बैंड वाइफ का प्रॉब्लम है, हम लोग को जाना नहीं है। उसके बाद सुना मेरा हस्बैंड का आवाज आया, तब मैं बेड से उठ के तुरंत गई। उसके पहले हम आप लोग ने क्या क्या देखा वहाँ पे? उनका मेरे जाने के बाद घटने का कोशिश किया था मारने का, वो कोई दाग वगैरह कुछ था कि नहीं? हम लोग इतना ध्यान नहीं दिए, हम लोग को बोला ऐसा किया, हम लोग इतना ध्यान नहीं किया था कि उनको वो करा जाए, लेकिन मैं मतलब निकाल के फेंक दिया। उसके बाद मैं सीढ़ी से नीचे उतर के आया। मेरे जाने के बाद भी आपके ऊपर ना ये भी एलिगेशन लगाई है कि उन्होंने कि आप वो सिगरेट खा के उसके मुंह में फूकते थे, फिर थूक दूंगा मैं तुम्हारे चेहरे में, उसके बाद ये सब क्या मतलब इतना बिल्डिंग, ये बिल्डिंग। मेरा लिफ्ट बंद करोगे? बंद तो कर ही रहे ना। जल बंद करोगे? बंद करो। कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। क्या कर पाओगे? नहीं, सोसाइटी रूल है, सोसाइटी रूल है ना। ठीक है, बंद करोगे तो करो, बंद करो ना, गाड़ी बंद करो, लिफ्ट बंद करो। लिफ्ट कर रहे हो ना? लिफ्ट चलाने नहीं, आज से नहीं, बहुत दिनों से लिफ्ट नहीं चलाने दे रहे हो मुझे। पता है मुझे, आज मैं लगाया हुआ है। अभी तो मुख से बोल दिया ना, बहुत अच्छा किया। काली घोड़ा लेके चले हो? हाँ, नहीं, कल से ही नहीं। बंद कर दो। अगर इतना ही तो पैसा नहीं, क्यों नहीं दे रहे हो? नहीं दे रहे, मेरा प्रॉब्लम है ना, अभी नहीं दे रही हूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं पैसा नहीं दे पा रहा, मैं नहीं दे रही हूँ। मैं पैसा नहीं दे पा रही हूँ ना, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरा काम नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है। वीडियो करो, पुलिस का भेजो, जो होगा हम लोग जाएंगे सोसाइटी में। ठीक है, जाओ, मुझे कोई टेंशन नहीं है। बंद करोगे तो पानी बंद करो, पानी बंद करो ना, लिफ्ट बंद करो। लिफ्ट तो पानी का बहुत दिनों से लिफ्ट बंद किया है मेरा, लिफ्ट चलाने नहीं दे रहे हो, पता है मुझे। मैं इतना पागल नहीं हूँ। पागल ही हो, ठीक है, मैं बार बार पागल मत बोलो। हाँ, खुद पागल हो इसलिए दूसरों को पागल बोल रहे हो। बुलाओ। पागल नहीं हूँ मैं, ठीक है। जो मेंटल बोल रहे हो ना, मेंटल ना, जवाब देना पड़ेगा। बदमाश से सुन, मेरे को घर से निकाला था ना यहाँ से, आज के होने थे तो मारा। मेरा हाथ नजर न, मेरा चलते फिरते सिगरेट मुंह में फूका है ना, सिगरेट फूका है ना मेरा मुंह में, सिगरेट फूका है ना मेरा मुंह में सिगरेट फूका है ना। सिगरेट क्यों फूकते मेरा मुंह में?
सिगरेट खा के पीते फूकोगे तो फूक लो फूक। और सिगरेट खा के फूकेगा मुझे? हाँ सिगरेट खा के फूकेगा मुझे मेरा मुंह में? हाँ फूकेगा मेरा मुंह में? हाँ रोज फूक रहा है ना, मैं चुप रह भी रही हूँ। तेरा औकात है, तेरा बहुत औकात है ना, तेरा औकात मैं दिखा दूंगी। तेरा औकात पता चल, मैं तेरा औकात में पता चलूंगी। हाँ ठीक है, फूकोगे ना? मैं इस चीज का इंतजार कर, तू फूक रहा है ना सिगरेट मेरा मुंह में? फूक रहा है ना? फूक। हाँ और फूक। तेरा पैसे से फूकता है क्या? फूक और फूक। हाँ मुंह में फूक रहा है ना, फूक और फूक। यसको साथै हामी एसके लाइभ टोलीले उक्त महिला गीता शर्माको सुरक्षाको निम्ति ह्युमन राइट्सका अधिकारीहरूसँग पनि कुराकानी गरेका छौं। यस घटना अनि गीता शर्मा विषयमा ह्युमन राइट्स डिपार्टमेन्टका एकजना प्रतिनिधिले के भन्ने त सुन्नुहोस्। मैं डॉक्टर रमेश शाह, नेशनल चेयरमैन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एंड एंटी क्राइम ऑर्गेनाइजेशन। इस केस के बारे में हम लोग को बता दीजिए। ये केस जो है ये बहुत आश्चर्य वाला केस है, जबकि इनके वाइफ जो बार बार दिखाने की ये कोशिश करती है कि वो विक्टिम है, लेकिन ये केस को हम लोगों ने बहुत साल से स्टडी किया है और स्टडी में ये पाया है कि ये लड़का जो है पूरी तरीके से विक्टिम है और इसको किस तरीक़ा से इसका परिवार को एकदम ख़त्म कर दिया उस लड़की ने। ये चीज़ लेकर के हम लोग ने बहुत ये केस को हम लोग ने देखा है। बहुत सारे चीज़ ये एक लॉयर है और इनकम टैक्स का काम करता है और ये चंपासरी में है और ये लड़का को हम लोग ने आज से नहीं बहुत साल से हम लोग जानते हैं। ये मेरे ऑफिस में आकर के कितना बार रोया, बहुत बार रोया, बहुत सारे एविडेंस दिया, जबकि उसने जो अभी एक तो बच्ची का बात इसने जो बताया कि एक बच्ची का बर्थ सर्टिफिकेट जो एक पिताजी जो नर्सिंग होम से में उसका पैदा हुआ था और वो बच्ची का बर्थ सर्टिफिकेट इसके पास में है। उसने क्या किया कि चंपासरी में जाकर के फेक बर्थ सर्टिफिकेट बना, ऐसे बहुत सारे इसका पूरे प्रॉपर्टी उसने ले लिया। साथ साथ में ये है कि मतलब उसके अगेंस्ट में जो आदमी बोलता है उसको छोड़ती नहीं है। अभी ऐसा सुनने में भी आया कि पुलिस को भी वो ब्लैकमेल कर रही है। तो ये सब सारी चीज़ समझना चाहिए। सोशल मीडिया का जमाना है और कोई ऐसा अगर इमोशनल अगर पोस्ट आता है तो स्वाभाविक है कि लोग जो है महिलाओं के ज़्यादा फेवर में रहते हैं, लेकिन अगर फेवर में रहना चाहिए, लेकिन हकीकत में उसको देखना चाहिए। एज द ह्यूमन राइट्स के नाते हम लोग ने इस केस को स्टडी किया है, मतलब ऐसा केसेस नहीं देखा था हमने। एक महिला इतना निर्दयी हो सकती है, इतना पति को पहले बार भी उसने अपना जो पहले वाला पति था उसके ऊपर में भी उसने डिवोर्स केस फाइल किया, इसी तरीके से सेम टू सेम अत्याचार किया है। तो ये जो है ये पुलिस प्रशासन को भी देखना चाहिए और पुलिस प्रशासन के साथ साथ में जो सोशल मीडिया में जो जा रहा है, सोशल मीडिया में जो पोस्ट हो रहा है, इमोशनल पोस्ट हो रहा है, इसको भी पब्लिक को देखना चाहिए। कमेंट्स महिलाओं के पक्ष में जरूरी है, लेकिन उन महिलाओं को जरूरी है जो वास्तव में विक्टिम है। जो विक्टिम नहीं है, जो लड़का आज में विक्टिम है, ये तो कैसे जिंदा है मैं जानता हूँ। इसने कई बार मेरे ऑफिस में बोला कि दादा हम तो लगता है कि मैं फांसी लगा लूँ, मेरे को कहीं से छोड़ा नहीं है। इसका जो बहनोई है जो कि दूर में रहता है, उन बहनोई के ऊपर में भी फॉल्स केस किया उसने। तो ये सब सारी चीज़ें, बहुत सारे केसेस अभी कोर्ट में चल रहे हैं, इसको इंक्वायरी होना जरूरी है। और अगर उसने गलती किया है, अगर गलत रूप से अगर केस किया है तो उसके अगेंस्ट में केस होगा। हम और बोलना चाह रहे हैं, ये जो हम कपड़ा देख रहे हैं ना, ये सब मेरा खरीदा हुआ है। ये मोबाइल भी मैंने खरीदा, सब मेरा फ्लैट में है। ये घड़ी भी मेरा खरीदा हुआ है। मेरे को हाफ पैंट पहन के, एक गेंजी पहन के, चप्पल पहन के उन्होंने निकाला है। मेरा सब वो फ्लैट में रखा हुआ है। मेरा डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन था, मेरा ये 2 आंख ऑपरेशन हो गया, कैटरेक्ट, वो प्रेस्क्रिप्शन भी मैं कोलकाता जाने के लिए मांगा, वो भी वो नहीं देगा। मेरा सब सामान वो आपने खुद उसको लग किया है अभी। हाँ, वो फ्लैट को आपने खुद लग करके आए। इधर वाला तो था ही नहीं। ये वाला चाबी उन्होंने रख दिया था, तो मेरा रहने का जगह नहीं है। अभी मैं और मेरा मम्मी, मेरा समन नगर दीदी का घर में रहता हूँ, मेरा रहने का जगह है नहीं। तो वो फ्लैट का मैं पुलिस को भी बहुत बार केस किया, पुलिस को बोला, पुलिस थक गया, पुलिस बोल रहा है हम लोग खोल नहीं सकते। तो वो मैं जाके
खोलने के बाद जब गया उस दिन मैंने कैमरा लगाने गया कि सेफ्टी के लिए, तो तीसरी दिन ही वो सब घटना किया। वो गार्ड को मारा पीटा, ये सब कर दिया गार्ड का अगेंस्ट में। उसी गार्ड ने और वो सोसाइटी ने उसका ऊपर 4-5 मार्च पिटीशन थाना में जमा किया है। वो मैं और मेरा मम्मी को लेके वो फ्लैट में रहने का बना था। तो मेरा दीदी का शादी हो गया 21 साल पहले, आज मैं सब कुछ होते हुए दीदी का घर में रह रहा हूँ, मैं और मेरा मम्मी। उनके लिए मेरा जो पुराना 40 साल का घर है उसमें मम्मी 70 साल का है, मम्मी रह नहीं सका। इन्होंने बार बार फॉल्स झूठा केस करके पुलिस भेजता था, मम्मी डर जाता था, मम्मी चल भी नहीं सकता है, वो भी पेशेंट है बात का। तो हम क्या करेंगे? फिर मेरा दीदी आके मेरा मम्मी को ले गया। फिर मैं चेम्बर में सोता था रात में, मेरा रहने का जगह नहीं था, क्योंकि इधर वाला जो फ्लैट है वो ताला मार के रख दिया था, चाबी मुझे नहीं देता था। मेरा ऑफिस से फोन करता था, भैया को कम से कम चाबी दे दीजिए, भैया जाके यार आए। फिर दीदी लोग मुझे ले गया, बोले हम लोग क्या मर गया, तुम चलो। फिर हम लोग दीदी का घर में रहते हैं समन नगर में। वो मेरा ऐसा हालत किया है वो औरत। आप एक बिल है देखिए ना, आपका 65 इंची का टीवी का बिल सब है, फ्रिज है, सब रेफ्रिजरेटर, सब बिल मेरा पास है, सब मेरा नाम से है, सब मैंने किया। उन्होंने जब शादी में आया था, शादी करके ले आया था, तो सालूगरा में एक भूटिया आंटी था, मेरा क्लाइंट था, मैंने उनको वहाँ पर लेके आया था, क्योंकि मैंने लव मैरिज किया था। फिर हम लोग सोचा था कि सब जाने, हम लोग परिवार जाने, तो मैंने वहाँ पर घर में रखा था। तो उनका पास एक बेड था टूटा फूटा, एक ड्रेसिंग टेबल था, और एक आपका जो बैठता है ना सोफा जैसा, वो था। और जब मैंने वो सालूगरा का घर छोड़ के आया, वो ड्रेसिंग टेबल टूट गया था, मैंने वह फेंक के आया था। तो वो घर में खाली उनका एक जो पुराना बेड है और एक सोफा जैसा है बैठने वाला, बाकी सब मेरा खरीदा हुआ, और एवरी व्हील है मेरे पास, मैं लेके आया, टोटल सब मेरा है। उनका तो ये भी कहना था कि जब हमने जाके फर्स्ट में पूछा तो बोल रही थी कि मतलब मेरा ससुराल पक्ष से मेरा बेटी होने के, वो बेटी हुआ बोल के मेरे को ऐसे मतलब पीड़न करते। वो तो झूठा है औरत, वो तो इसके बारे में झूठा मैं औरत बता है। रहा हूँ आपको, देखिए ये बेटी के लिए इतना पागल है। मैं ये मैं सुनिए, एप्लीकेशन, जब मेरे उन्होंने बात सुन लो, ये एप्लीकेशन ह्यूमन राइट्स में अपने बेटी को लेकर के ही आया था कि मैं बेटी के बगैर रह नहीं सकता। आज में जो भी ये आदमी ये एप्लीकेशन किया था, कम से कम आज से 1 साल से पहले से किया। तो ये कितने बार आकर के हम लोग को बोला, लेकिन जब हम लोग ने इसका जांच किया कि ये जब भी वो बुलाती है वहां पर फ्लैट में, और एफआईआर भी रेडी रखती है, और ये जाता है और पुलिस को बुला करके अरेस्ट करा देती है। तो जब ये हम लोग ने देखा तो हम लोग ने भी ये सोचा कि अगर हम लोग ह्यूमन राइट्स की तरफ से अगर हम जाते हैं तो हम भी फंस जाएंगे, क्योंकि हम लोग का भी लॉ में चलना पड़ता है, हम लोग कानून में चलना पड़ता है। तो हम लोग ने इसको वहाँ पर नहीं किया। तो लेकिन चेष्टा था उसको बुलाने का, लेकिन वो हम लोग कांटेक्ट कर नहीं पाए उससे। लेकिन ये जायज है कि मतलब इसने अपना लड़की के लिए ही सारा संपत्ति देने के, अभी भी बोल रहा है कि वो मुझे लड़की चाहिए, मेरे संपत्ति तो हम कमा लेंगे। एक फोटो दिखाता हूँ, एक और फोटो है ये, वो मुझे कैसे लूटता है, देखिए गीता शर्मा, ये सब फोटो देखा के मेरे से पैसा लूटता था। नहीं तो ऐसा हम कर देगा, अभी पैसा दो, नहीं तो बेटी को लेके नेपाल चला जाएगा, 20 दिन के लिए बेटी का मुंह नहीं दे सकेगा, ऐसा करके मुझे ब्लैकमेल। ये देखिए मैंने लिखा था, आप मुझे डरा रहे हैं, ऐसा करके उन्होंने मेरा जो घर का मोबाइल मेरा था उसी में बहुत सारा फोटो है, उन्होंने ऐसा भेज के मुझे ब्लैकमेल करता था। ये औरत पैसा, उसको लाख चाहिए, 2 लाख चाहिए, 5 लाख चाहिए, ये दिखा के आपको पैसा मांगा। हाँ ब्लैकमेल करता था, मेरे को ब्लैकमेल करता था रात का रात। हमको खाना नहीं देता था, मैं नीचे में आके बैठा रहता था, फोटो भेजती थी, ऐसा फोटो भेजता था। ये फोटो भी हम लोग को दिखाया था। राजेश, आपको नेपाल का उनका नागरिकता दिखाऊं? फॉल्स। ये जितना भी वो घर में जितना भी संपत्ति है, टीवी से शुरू करके, फ्रिज से शुरू करके, वॉशिंग मशीन से शुरू करके, आपका अलमारी से शुरू करके, सब बिल मेरा पास है। देखिए सब खुशी फर्नीचर चंपासरी से जाता था, सब मेरा नाम से। देखिए लोन भी है मेरा नाम से, IDFC बैंक लिमिटेड से मैं लोन भी लिया है, सब सामान सब वो रख दिया। ये देखिए ना, सब खुशी फर्नीचर से जाता था। आप चंपासरी में खुशी फर्नीचर में जाइए, एक बार जाके देखिए, क्योंकि मेरा सामान वहां से बाकी में जाता था। मेरा रेपुटेशन से वो लोग 10 लाख का भी माल दे देगा, आज आप ले जाइए। ये सब सामान जो है, किसी का दाम है 3000, तो मैं 1000 रुपया दिया, वो सामान भेज देता था, आप दीजिए बाद में। मेरा ऐसा रेपुटेशन था, उन्होंने सब खराब कर दिया वो औरत। ये देखिए ना, सब बिल है, आप लोग एक बिल ले जाइए और एक सामान आप मिलाइए वहां पर जाके। आज मैं 1 साल से वो घर में नहीं हूँ, आपको सब मिल जाएगा। मैं आपको और दिखाता हूँ, बेटी शांति नर्सिंग में हुआ था, जब एडमिशन किया था सिस्टर रूपाली घरामी, उन्होंने जाके एडमिशन कराया था, क्योंकि उनका कोई भी नहीं था, वो जो मेरा दीदी। आज इसका अगेंस्ट में उन्होंने सब इतना एलिगेशन लगाया कि 2000 मेरा बड़ा दीदी है रूपाली घरामी है, इन्होंने जाके सिस्टर रूपाली घरामी एडमिशन, उन्होंने बोला है उनको, जब उन्होंने मेरा बेटी होने का 1 महीना से उनको हम लोग खाना नहीं दिया था। मेरा बेटी का वजन हुआ था 3 किलो 28 ग्राम। ये देखिए, सोचिए कितना फेक लेडीज है। आपको दिखा रहा है और दिखा रहा है। ये देखिए, सोसाइटी में वो अत्याचार करता था, सोसाइटी ने उसका ऊपर मार्च पिटीशन इतना सारा दिया है, मेरा पास सब नहीं है, और भी होगा।
मेरा पास सब नहीं है, मैं कलेक्ट नहीं कर सका। ये देखिए, ये मेरा बेटी का रोशनी चक्रवर्ती का बर्थ सर्टिफिकेट चंपासरी गांव पंचायत जगह फेक बनाया। ये जो मैंने आरटीआई करके निकाला, उनमें रिपोर्ट दिया मेरा बेटी दागापुर नर्सिंग होम हॉस्पिटल में हुआ है, देखिए, जो कि ओरिजिनल शांति नर्सिंग होम में हुआ है। आपको और दिखा रहा हूँ। शांति नर्सिंग होम का कहाँ है बर्थ सर्टिफिकेट? वो दिखाओ। ये लच फट गया रे, असली चीज मेरा। ये उनका नेपाल का नागरिक था, दूसरा नाम से ऑपरेट करता है, टेररिस्ट है वो। गीता भट्टराई बोल के ऑपरेट करता है। मेरा बेटी को ले लेके 7 दिन वहां जाके रहता था आदमी का साथ। ये वैसा है। तो बर्थ सर्टिफिकेट निकालो उसका, शांति नर्सिंग। ये जो शांति नर्सिंग होम में ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट रोशनी चक्रवर्ती, ये शांति नर्सिंग होम का ओरिजिनल है। हितिशा चक्रवर्ती वाला ये है ओरिजिनल। ये देखिए, रोशनी चक्रवर्ती जाके, ये रोशनी चक्रवर्ती ले जाके खुद ये केयर ऑफ गीता शर्मा तुरुंग मामरिंग बोल के रोशनी चक्रवर्ती से आधार कार्ड बना लिया, पिताजी का नाम भी नहीं रखा। देखिए, और आपको और दिखा रहा हूं मैं, और बहुत सारा है। आप तो थक जाइएगा। सुष्मिता खरेल बोल के एक लड़की को इन्होंने डॉटर ऑफ रोमानी कुमार खरेल बोल के एक डॉक्यूमेंट्स बनाया। देखिए देखिए, हम दिखा रहे हैं आपको। ये है वो सुष्मिता खरेल का डॉक्यूमेंट्स। ये देखिए, उन्होंने सिक्किम गवर्नमेंट से एक ये उसका ये बनाया, सुष्मिता खरेल, रोमानी कुमार खरेल, यहाँ पर वो गीता खरेल हो गया गीता शर्मा से। वो क्या नहीं कर सकता है वो औरत, सोच लीजिए। ये देखिए, ये सब मेरा पास मेरे को मिल गया था, ये सब सिग्नेचर करके रखा था। और दिखाऊं, 6th फ्लोर, ये जो 19 डे ऑफ जून 2017 में लिया था मैं। ये मेरा नाम का है। कर्नाटका बैंक से मैंने लोन लिया था, उसका मैं पैसा चुकाया। आप लोग देखिए, ₹150 जो आप लोग पुराना वाला उनका पैसा से लिया, उनका पैसा से लेने से ये लोन कहाँ से आएगा? ये देखिए, ये दूसरा देखिए, ये जो नया वाला फ्लैट में गया था, ये उनका नाम से डीड है। ये उनका डीड है, मैंने लिया था जो उनका। ये लिखिए, गीता शर्मा का नाम से। ये लोन का एग्रीमेंट देखिए, आईसीआईसी बैंक। ये जो देखिए, आईसीआईसी बैंक का लोन का एग्रीमेंट हम दिखा रहे हैं आपको। ये जो देखिए, गीता शर्मा एंड अनिर्बान चक्रवर्ती। ये देखिए, सब सिग्नेचर मेरा आईसीआईसी बैंक का लोन का एग्रीमेंट में सिग्नेचर है। देखिए, ये जो देखिए, सब सिग्नेचर देखिए। ये देखते जाइए, गीता शर्मा, अनिर्बान चक्रवर्ती। सिविल दिखाऊं आपको? ये पूरा लोन 16,99,000 मेरा सिविल में है। आपको सिविल भी दिखाता हूँ, अब देखिए। ये होगा, देखे। अच्छा, सिविल निकालो। ये जो देखिए, ये मेरा कर्नाटका बैंक का जो हाउसिंग लोन लिया था, 4 लाख रुपया, ठीक है। ये देखिए, आईसीआईसी बैंक का 16,99,930 रुपया, ये मेरा सिविल में है पूरा। उनको क्या देख के लोन देगा बैंक? उनका कुछ नहीं है। वो रामपुर बाजार में एक दुकान में सोता था, एक छोटा सा उनका एक स्टेशनरी शॉप जैसा था, उन्होंने वो दुकान में सोता था। हालसम्म हामीले यहाँहरूलाई गीता शर्मामाथि घटेको घटनाको साथै धेरै कुराहरू पनि खुलाउने कोसिस गर्यौं। यहाँहरूले गीता शर्माको साथै तिनको श्रीमान, छिमेकी, सेक्युरिटी गार्ड, ह्युमन राइट्सका प्रतिनिधिहरू, वकिल लगायत पुलिस अफिसरहरूसँगको पनि कुराकानीहरू सुन्नुभयो। यस विषयमा को पीडित अनि को पीडक, को सत्य को झुटो भन्ने विषयमा पुलिस प्रशासनको छानबिन साथै न्यायालयमा फैसला हुने नै छ। तपाईहरु भने कमेन्ट मार्फत आफ्नो प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुनेछ। यसै विषयमा अन्य विभिन्न जानकारी लिएर फेरि पनि उपस्थित हुने नै छु। तबसम्मको निम्ति म निर्दोषिकालाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। Inside Story located at Planet Mall basement. We have all products of Triumph, padded bra, non-padded bra, sportswear. Amante has lot of innerwear and lingeries. All product of Inamore available with discount. We have special discount on Jockey. We have ready stock of Jivami online product at online prices. Bathrobe, PJ set, room nightie, bedroom night suit, swimsuits, bralette, straps, swimming goggles, fashion tape,
accessories. Inside story located at Planet Mall basement. के तपाईले सिलिगुडीमा घर लिने सोचिरहनु भएको छ? याद राख्नुहोस्, घर राम्रो बनेको होस्, छिमेकी पनि राम्रो होस् अनि स्थान पनि सही होस्। चम्पासरी स्थित मनकामना 7 यी सबै कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर बनाएको छ। यहाँ 30 देखि 45 लाख भित्रमा 2 BHK देखि 3.5 BHK सम्म फ्ल्याट पाउन सक्नुहुनेछ। ल्यान्डस्केप एम्युनिटिजका साथमा रोपटप एम्युनिटिज र स्काई वकको सुविधा पनि रहनेछ। चाँडो गर्नुहोस्, 15 अप्रिलदेखि यसको मूल्य वृद्धि हुनेछ। मनकामना 7, सम्पर्क नम्बर 9593517500, चंपासरी सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी में घर की तलाश है? ऐसा घर ढूंढना बहुत महत्वपूर्ण है जो न केवल हमारी उम्मीदों को पूरा करे बल्कि बजट में भी हो। सिलीगुड़ी और उसके आसपास बंगलो, फ्लैट या घर लेने की सोच रहे हैं तो हमें अपनी आवश्यकता के बारे में बताएं। हम आपको आपकी आवश्यकता और बजट के अनुसार घर ढूंढने में आपकी मदद करते हैं। होम लोन में भी हम आपकी मदद करते हैं। हम किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं। संपर्क करें न्यू एज रियल्टर 8760 830 848 58। This news is brought to you by हम किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं। संपर्क करें न्यू एज रियल्टर। के तपाईले सिलीगुडीमा घर लिने सोचिरहनु भएको छ? मनकामना 7। शादी हो या कोई फंक्शन, याद रखिए एक ही नाम, सुमानी डिजीविजन एंड प्रोडक्शन। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी।